हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत का भूगोल। किस चीज़ का बात करेंगे? तो भारत का भूगोल बात करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए टॉपिक वाइज पढ़ाना असंभव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। काहे कि इतना ज़्यादा है कि इसको टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए समय बहुत चाहिए और इसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए इसको वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। इसको आप लोग पढ़िए, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और ये भारत का भूगोल है, इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है दोस्तों। आपको पता है जो TRE 2 में जो आया था क्वेश्चन, उसमें 19 क्वेश्चन सिर्फ भूगोल से था। कितना था? तो 19 क्वेश्चन सिर्फ भूगोल से था। और भूगोल से पूछना ही पूछना है, भारत का भूगोल से हर हाल में पूछता है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। पिछले बार आया था TRE 1 में, उसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा आया था भूगोल से, तो इस बार भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और जो सीटेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे ही पूरा थ्योरी वाइज आप लोगों को क्लास मिल रहा है। और 4 क्लास हो चुका है, जो कि 6 क्लास का NCERT भूगोल से शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो उसका 4 क्लास हो गया है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा। और PDF के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का नाम है लर्न फिजा एकेडमिक। वहाँ पर जा करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, आप लोगों को PDF वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी नोटिफिकेशन डालूँ, जब भी वीडियो डालूँ, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। अब ये कौन सा रेखा या कौन सा स्थानीय समय बोला जा रहा है? तो आपको पता है कि भारत में 2 रेखाएं कटती है। तो कौन कौन सा रेखाएं? तो एक तो कर्क रेखा कटती है और दूसरा समय रेखा, ठीक है। तो ये समय रेखा का बात कर रही है, जो इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसका बाद फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसका बाद फिर कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसका बाद फिर उड़ीसा से गुजरती है, उसका बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जिस तरह से हमारे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसी तरह से ये समय रेखा भी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समीप स्थित से वहाँ से गुजरती है, ठीक है। और इसका जो देशांतर रेखाएं जो है, वो रेखाएं देशांतर का 0 डिग्री है, उससे पूर्वोत्तर में कितने डिग्री में है? तो ये हम लोगों को भारत में जो समय रेखा है वो है 82 डिग्री। कितना? तो ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। कितना है दोस्तों? तो 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। और यहीं से हम लोगों को भारत का समय का काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद के समीप, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर के। और ये कौन कौन सा राज्य से गुजरती है? तो पहला हो गया राजस्थान, उसका बाद हो गया दोस्तों पहला हो गया गुजरात, उसका बाद राजस्थान, उसका बाद फिर हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितना हो गया? तो ये 8 राज्य हो गया दोस्तों। 8 राज्य से होकर के गुजरती है। उत्तर पूर्वी राज्य में 2 राज्य हो गया और बाकी इधर का राज्य में कितना हो गया दोस्तों? तो इधर का राज्य में 6 हो गया। यानी सब मिला करके कितना हो गया? तो 8 राज्य हो गया, ठीक है। और सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश करती है? पश्चिम से। तो ये करती है गुजरात में। उसका बाद फिर थोड़ा सा पार्ट है जो कि उसे राजस्थान में करती है। और सबसे लंबा जो करता है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में करता है। सबसे कम जो पूछेगा कभी भी तो उसमें बोलिएगा राजस्थान में सबसे कम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में बोले थे कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये हमारे भारतीय मानक समय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। यानी ये है पृथ्वी और ये है क्या चीज? तो 0 डिग्री देशांतर।
इससे इधर जाने से भारत यहाँ पर ही है, और यहीं से फिर कितना डिग्री है तो 82.5 डिग्री यहाँ से समय हम लोगों को निर्धारित होता है। ठीक है, तो कितना डिग्री हो जाएगा तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों अक्षांश रेखा किसे बोला जाता है, तो ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा। उसके बाद इधर और रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस रेखाएं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो हमारे भारत को जो 2 भागों ने बांटता है वो कौन सा रेखा है दोस्तों, तो वो है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है, तो कर्क रेखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, तो दोस्तों क्या है, तो 8.4 उत्तरी अक्षांश है। अब ये है क्या, उससे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अब ये किधर का बोला जा रहा है आपको पता है, मान के चलिए ये कश्मीर का है। ठीक है, और ये कन्याकुमारी का है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से। अब यहाँ वाला कितना है दोस्तों, तो यहाँ वाला है उत्तरी अक्षांश कितना, तो 37 डिग्री कितना है, 37 डिग्री 6। ठीक है, उसका बाद इधर देखिए ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका दूरी, इसका अगर पूछेगा तो इसका क्या बताइएगा, ये गुजरात में है, ये देशांतर का है, तो ये कितना है, तो ये है 68 डिग्री 7। ठीक है, और ये अरुणाचल में है कितना, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका लंबाई कितना है दोस्तों, तो इसका लंबाई है कितना, तो 2933 किलोमीटर। और इसका लंबाई है दोस्तों वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, तो 3214 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, और इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितना, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है 27.7% पर पठार पाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो ये अंडमान और निकोबार। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो मैदान का विस्तार कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 43%। नेक्स्ट है दोस्तों कि टंक पास किससे बीच है, ये दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। नेक्स्ट है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो ये 12 मील की दूरी तक है। गारो खासी एवं जंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का भाग है। आपको पता है जब पूर्वोत्तर की तरफ ये गारो खासी और जंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय पश्चिम तट का भाग नहीं है। पश्चिम तट का भाग नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये है पश्चिम तट, ये है पूर्वी तट। ठीक है, यहाँ इधर क्या है, तो
इधर है कौन सा सागर, इधर है तो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये पश्चिम कौन है तो इधर है। और ये कौन सा है तो कोरोमंडल। कोरोमंडल किस तट का है तो ये पूर्वी तट का है। और यहाँ पर बोला कि पश्चिमी तट का नहीं है, तो ये पूर्वी तट का है। ठीक है, तो ये कोरोमंडल है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। तो जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो दोस्तों उसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था तो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। अभी हमने क्या बताएं कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। और ये कोरोमंडल कहाँ है तो कोरोमंडल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पूर्वी तट का कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसका राजधानी है तो ये है दादर एवं नगर हवेली का। किसका है, दादर एवं नगर हवेली का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये बैरन द्वीप है। कौन सा है तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, तो ये मलवा का पठार स्थित है। कहाँ पर ही है तो ये है अरावली पर्वत, और ये है क्या तो विंध्या पर्वत। तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है मलवा का पठार। ठीक है, उसके बाद इसका नीचे कौन है तो सतपुड़ा है। और सतपुड़ा और विंध्या के बीच से कौन सा नदी गुजरती है तो ये नर्मदा नदी गुजरती है। और ये कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, आ करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नागपट्टनम आंध्र प्रदेश ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। सुदूर पश्चिम का बिंदु है जो कि अभी हमने बताएं कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है। तो पश्चिम दोस्तों आप जान रहे हैं कि ये है कश्मीर और ये है कन्याकुमारी। तो ये क्या होगा तो उत्तर दक्षिण हो गया। और ये है गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या हो गया तो पूर्व और पश्चिम हो गया। तो यहाँ जो है उसका पूछा जा रहा है। तो इसका सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है तो ये है कितना है तो 67.67 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तो 67.7 पूर्व गुजरात में। क्या हो जाएगा दोस्तों तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है तो ये उत्तर गोलार्ध में स्थित है। मान के चलिए ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत यहाँ है, तो भारत के अंदर ही झारखंड एक राज्य है। तो उस झारखंड जो राज्य है वो कहाँ पर ही होगा तो वो भी उत्तर में होगा। ठीक है, ये उत्तर में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों कौन सा है जो विभाजित करता है तो वो कर्क रेखा है दोस्तों। लेकिन कर्क रेखा ये कितने डिग्री पर स्थित है तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री पर स्थित है उत्तर में। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अगर लिखा होता तो वो मकर रेखा होता, लेकिन ये उत्तर है तो ये कर्क रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच क्या करता है 2 भागों में बांटता है। और ऊपर वाले भाग क्या हो जाता है तो उत्तरी भारत और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है तो दक्षिणी भारत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो कौन तैयार करता है दोस्तों तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण। कौन तैयार करता है तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों ये क्रम से नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है। तो दोस्तों ये चीन से कौन कौन सा मिलती है तो ये सिक्किम है जो कि नेपाल से भी सीमा साझा करती है, भूटान से भी और चीन से भी। एक छोटे से है वो क्या करते हैं भूटान से भी साझा करते हैं, नेपाल से भी साझा करते हैं इधर से, और फिर उत्तर में किससे साझा करते हैं तो चीन से साझा करते हैं। ठीक है, ये 3 देश से अपना सीमा साझा करते हैं। ये कौन सा देश है तो ये सिक्किम है।
नेक्स्ट है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। अब ये पूर्वी तटीय क्या है दोस्तों, तो आपको पता है ये क्या है। तो ये जो पठार है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, इधर मैदानी भाग है, ठीक है, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इधर का मैदानी भाग है उसमें कहते हैं पश्चिमी तटीय भाग, ठीक है। तो इधर जो है उसको क्या कह रहे हैं कि ये कोरोमंडल तटीय मैदान होगा। क्या होगा, तो कोरोमंडल तटीय मैदान होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। क्या होती है, मानसूनी जलवायु होती है और उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, गर्म जलवायु होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो भारत में क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। तो किस कारण से वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिम भारत की मैदानी भागों में किस कारण वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो किस कारण होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसूनी के कारण होती है। जब क्या होते हैं, मानसून जब लौटने लगते हैं तो लौटने के समय जब आते हैं तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात करते हैं। चक्रवात करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर नमी ग्रहण करते हैं। नमी ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु में क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ये लौटते हुए मानसून में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान लेह है। क्या है, लेह है। वहाँ पर पर्वतों की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाता है मानसून। तो उसका बाद वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। इसीलिए तो इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है लद्दाख का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानसून ने निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेन्नई में होती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है, तो दोस्तों ये कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल है। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। भारत की जो सर्वाधिक भूमि है उसमें क्या फसल उगाए जाते हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक भूमि में धान उगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, तो दोस्तों रबी की फसल राई है, गेहूं है, चना है, ये रबी का फसल है, ठीक है। और निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली है, धान है और मक्का है, ठीक है। ये सब क्या चीज़ है, तो मूंगफली, ये सब है खरीफ की फसल, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है, तो दोस्तों ये गुजरात है। कौन है, गुजरात है और ये खरीफ का फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है, तो ये नर्मदा नदी है। सर्वाधिक जूट का उत्पादक कहाँ होता है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है दोस्तों, तो ये नीलगिरी के पहाड़ी गुजरात में, ठीक है। पर्वत की रानी किसे कहा जाता है, पर्वत की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है मसूरी को। किसे कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। अब यहाँ पर है कि मुंडा कहाँ की जनजाति है, तो दोस्तों ये मुंडा कहाँ की जनजाति है, तो ये बिहार की जनजाति है। और खासी जनतिया किस राज्य में निवास करती है, तो दोस्तों खासी
खासी जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो ये मेघालय में निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया था? तो डिगबोई में। कहाँ किया गया था? तो डिगबोई में किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। और आप लोग जो चैनल में पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और जो सीटेट जो आप लोग कर रहे हैं तैयारी, उन लोगों के लिए यहाँ से बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा। थ्योरी प्लस MCQs कराया जाएगा। और MCQs वो होगा जो PYQ होगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोगों को सीटेट पास करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ करना है, यहाँ से थ्योरी पढ़ना है और PYQ लगाना है। PYQ भी डेली हो जाएगा और थ्योरी भी हो जाएगा। तो आप लोगों का भी टाइम है, तो जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग MCQs में लग जाएंगे। जैसे कि CDP है, CDP मजबूत कर लेना है ताकि वो पेडागोजी ऐसा कर लेना है मजबूत कि कोई भी पेडागोजी समझ में आ जाए। 2 ही चीज़ तो वहाँ पर करना ही है, एक है दूसरा पेडागोजी और NCERT। 2 ही चीज़ आप लोगों को तैयार करना है। NCERT के लिए SST के लिए SST के लिए NCERT पढ़िए और फिर पेडागोजी के लिए CDP पूरी तरह से कवर कर लीजिए। ठीक है। उसको भी थ्योरी से पढ़ा देंगे तो उसमें भी हो जाएगा कवर। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।